नमस्कार दोस्तों, दृष्टि के द्वारा बीपीएससी 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा केवल साइंस के प्रश्न डाले गए हैं। यह वीडियो इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है। इसके पहले के भाग को इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही है। बेटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है। लैक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से कौन सा स्रावित होता है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प जो बी है वो सही है। आंसू जो है वो लैक्रामाइल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है। अगर बात करें लैक्रामाइल ग्रंथि की, तो इस ग्रंथि से मुख्य रूप से 3 प्रकार के आंसू जो है वो स्रावित होते हैं। पहला आंसू जो है वो बेसल है, बेसल आंसू। दूसरा है रिफ्लेक्स आंसू, रिफ्लेक्स आंसू, तथा तीसरा का नाम है साइकिक आंसू। 3 प्रकार के आंसू स्रावित होते हैं लैक्रामाइल ग्रंथि से। बेसल आंसू की अगर बात करें तो बेसल आंसू ये आंखों को नमी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। वहीं पर रिफ्लेक्स आंसू आंखों में जलन होने पर नमी और सफाई के लिए उत्पन्न होता है। तथा साइकिक आंसू ये एक प्रक्रिया के दौरान निकलता है जिसमें मजबूत भावनाओं, तनाव या दर्द के कारण अक्सर रोना कहा जाता है। तो इस प्रकार से आंसू के लिए लैक्राइमल ग्रंथि जो है वो उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही है। नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। अगर बात करें पीचर प्लांट, वीनस फ्लाइप ट्रैप और ये दो जो है ये दो प्रकार के जीव हैं जो कीटभक्षी पौधे कीटभक्षी पौधे प्राय किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही है। नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पीचर प्लांट, वीनस फ्लाइप ट्रैप ये कीटभक्षी पौधे होते हैं तथा कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने का कार्य करते हैं। तो कीटभक्षी पौधे प्रायः नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशु के पेट में होती है और दुग्ध उपयोग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दिए गए विकल्प में विकल्प ए जो है वो सही होगा। इसका आंसर रेनिन है और इसको काइमोसिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज़ उसके दूर जाने के साथ घट जाती है। इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है वो सही है। डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसे समझा जा सकता है। अर्थात मतलब कहने का ये है कि जब ट्रेन किसी श्रोता के नज़दीक आती है तो उसकी जो ट्रेन की सीटी की जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा तेज सुनाई पड़ने लगती है, तीव्र सुनाई पड़ने लगती है। और जब वही ट्रेन उस श्रोता से दूर होती हुई जब प्रतीत होती है, दूर जाती है, तो सीटी का जो आवाज़ होता है वो धीरे होने लगता है। तो इसको डॉपलर के प्रभाव के माध्यम से समझा जा सकता है। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवृत्ति गति से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें विकल्प बी और विकल्प सी जो है वो सही है। एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए छड़ को इसके SN दिशा में ले जाना और छोड़ देना, SN यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ले जाकर इसे छोड़ देना। तथा दूसरा है एक हाइड्रोजन अणु का अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमना। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प बी और सी सही है। अर्थात प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि हवा में प्रकाश की गति सी द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में वी द्वारा, तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके की जा सकती है। दिए गए विकल्प में विकल्प इसके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, C/V के द्वारा इसकी गणना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए, बी और सी ऊर्जा के इकाई के समतुल्य है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकंड जो है, अगर बात करें इसकी तो बल का SI मात्रक, ये जो बल होता है बल का SI यूनिट जो है वो न्यूटन होता है और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो विकल्प डी है वो ऊर्जा के इकाई के समतुल्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है। ध्वनि के तारत्व अर्थात पिच को जो डिफाइन करता है, निर्धारित करता है, उसे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन अर्धचालक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, क्वार्ट्ज जो है वो अर्धचालक नहीं है। बाकी जो भी यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो अर्धचालक हैं। अगर बात करें अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों और गैर चालकों के बीच होती है, वो अर्धचालकता या अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना क्या है? तो दिए गए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, प्रकीर्णन जो है वो वर्षा के दिन में इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। अगला प्रश्न है, अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कुछ अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं और देखना है कि इनमें कौन सही सुमेलित है। तो अगर टमाटर की बात, इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ए है। टमाटर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो अम्ल है वो ऑक्सैलिक एसिड है, ये सही है। अगर बात करें विकल्प बी की, तो बिच्छू के डंक में टार्ट्रिक एसिड नहीं पाया जाता, ये गलत है। बिच्छू के डंक में और चींटी में, जो चींटियों का काटना होता है, तो इस दोनों में टार्ट्रिक एसिड नहीं होता है, बल्कि मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड होता है। अगला बात करें अगर नारंगी की, तो नारंगी और नींबू, ये दोनों मिलान भी गलत है, ये दोनों मिलान भी गलत है। नारंगी और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से ये विकल्प भी गलत है। और बाकी के कुछ विकल्पों की बात करें, जैसे अम्लों की टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड जो है ये इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। अगर बात करें एसिटिक एसिड की, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा विनेगर तथा सिरका। विनेगर तथा सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। नारंगी और नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अगर बात करें मिथेनोइक अम्ल की, तो ये चींटी के काटने या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चिली सोडा एक अयस्क है, किसका अयस्क है? विकल्प ए सही हो जाएगा। चिली सोडा जो है सोडियम का अयस्क है, सोडियम का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है, पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए पदार्थ के एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुलकों और उनके उपयोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात विकल्प ई, क्योंकि ये सभी सही सुमेलित है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन के लिए किया जाता है, बेकेलाइट का उपयोग विद्युत रोधन के लिए किया जाता है, पॉलिस्टर का उपयोग फाइबर रोप के लिए तथा मेलामाइन का प्रयोग जो है वो क्राकरी के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, माफ कीजिएगा, एक से अधिक नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सभी सुमेलित है और ये पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय की जाती है? आसान सा प्रश्न है। कार्बन 14 के माध्यम से जीवाश्मों की आयु तय की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? दिए गए प्रश्न में एंटीमनी जो है विकल्प सी, एंटीमनी एक उपधातु है। अगर बात करें उपधातु की, तो ये ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के सामान्य गुण मौजूद होते हैं, इन्हें एंटीमनी या इन्हें उपधातु कहते हैं। अगर उपधातु के एग्जाम्पल लें, तो एक तो एंटीमनी हो गया, दूसरा आर्सेनिक है, तीसरा विस्मत है, इत्यादि और भी होंगे, और भी बहुत से हैं जो एंटीमनी के उदाहरण है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है? दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही है। चौथे से 5वें सप्ताह के दौरान निषेचन के मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। इस अवधि के दौरान धड़कन की आवाज़ अत्यंत धीमी होती है, जो सुनाई नहीं पड़ती है, तथा हृदय की जो गति होती है वो 1 मिनट में लगभग 105 बार से लेकर 121 बार तक धड़कता है हृदय। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? दिए गए विकल्प में विकल्प सी जो है सही है। शैवाल जो है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, विकल्प सी शैवाल। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिए गए विकल्प में
क्षय रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये सही है। कालाजार प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ये भी सही है। दादू जो है कवक के द्वारा होता है, ये सही है। मलेरिया वायरस, ये गलत है। मलेरिया वायरस, और ये जैसे ही ये गलत होगा, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया वायरस के द्वारा नहीं होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और कौन से? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो एक प्रोटोजोआ है। और यह कैसे फैलता है? तो इन्फेक्टेड मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो होती है, कैसे होती है? तो ये एक वंशानुगत दोष के कारण होता है। और बात करें इसमें, तो यह एक रक्त विकार है जो परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचालित होते रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एटीपी में जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने किलोजूल प्रति मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है। 30.5 किलोजूल प्रति मोल के हिसाब से ऊर्जा उत्पन्न होता है, मुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। संग्रहित पादप नमूनों जिन्हें एक शीट पर सुखाया, दबाया और संरक्षित किया जाता है, कि भंडारण के लिए कौन सा पद उपयोग किया जाता है? दिए गए विकल्प में बी सही है, हर्बेरियम पद का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है, अर्थात विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिए गए विकल्पों में कुछ पादप दिए गए हैं तथा उनके खाने योग्य भाग दिए गए हैं, तो देखना है कि ये इनका मिलान जो है कौन सा मिलान सही है। तो विकल्प ए है प्याज। प्याज का खाने योग्य भाग कौन होता है? तो पुष्ट पत्ते होते हैं, ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है केसर। केसर का खाने योग्य भाग फूल, ये गलत है। केसर के खाने नहीं, ये भी सही है, गलत नहीं है। आलू जो है विकल्प सी में आलू, और इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो जड़ होता है, ये गलत है। आलू का हम जड़ नहीं खाते हैं, इसका कंद या रूपांतरित तना खाया जाता है। आलू का कंद या रूपांतरित तना जो होता है वो खाया जाता है। इस प्रकार से जो आलू है विकल्प सी, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। अदरक की बात करें तो अदरक का प्रकंद वाला हिस्सा खाते हैं, ये सही है। अगर केसर देखें तो केसर क्रोकस सेटाइवस के फूल से प्राप्त होने वाला एक मसाला है, और इसे आमतौर पर केसर या जाफरान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य का परास होता है। दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य का परास होता है, तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही है, 380 से 700 नैनोमीटर। अगर हमारी आंखें 380 से 700 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रति संवेदनशील होती है या देख सकती है, इस तरंग दैर्घ्य परास के प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहा जाता है। 700 नैनोमीटर की बात करें, 700 नैनोमीटर, तो 700 नैनोमीटर से अधिक का जो तरंग दैर्घ्य के प्रकाश होंगे उसे अवरक्त प्रकाश कहा जाता है, तथा 400 नैनोमीटर से कम का जो तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होगा उसे पराबैंगनी प्रकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ई जो है सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी सुमेलित है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे द्वारा इसे दिए प्रतिपादित किया गया था, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी, ये भी सही है। ये इस खोज की गई थी 1897 में। जड़त्व का नियम गैलीलियो गैलीली द्वारा सर्वप्रथम दी गई थी, बाद में से न्यूटन का प्रथम जड़त्व का जो नियम है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसे माना जाता है जड़त्व के नियम को, और सर्वप्रथम गैलीली के द्वारा इसे दिया गया था। और उत्प्लावन का बल आर्किमिडीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये विकल्प भी सही है। आर्किमिडीज उत्प्लावन देखा जाए तो ये एक ऐसा बल होता है जब हम किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोते हैं, आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं, तो उस वस्तु के भार में कमी महसूस होती है, वह उत्प्लावन बल के कारण ही कमी महसूस होती है। तो इसका प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया था, तो ये विकल्प भी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर उत्तल दर्पण में इसका उपयोग मोटर कार, बस, स्कूटर में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, मोटर कारों की हेडलाइट आदि में किया जाता है। वहीं समतल दर्पण का उपयोग जो है वो चश्मे में, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक
लेप्रोस्कोपिक आधारित होती है। ये किस पे आधारित होती है? तो विकल्प बी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये आधारित होती है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर के दो बंडल होते हैं। पहले बंडल का उपयोग अंगों से प्रकाश पार कराकर उसे दीप्तमान किया जाता है तथा दूसरा बंडल जो होता है उन दीप्तमान क्षेत्रों की तस्वीर लेता है और हमारे वो जो मॉनिटर होता है डिस्प्ले उस मॉनिटर पे शो करता है इसको। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति जो है सबसे कम होती है? दिएगा विकल्प में अल्फा किरण जो है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्फा किरण की भेदन शक्ति सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलयन का छिड़काव किया गया था? दिए गए विकल्प में विकल्प सी सही है, सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? दिएगा विकल्प में विकल्प डी जो है वो सही है, एल्यूमेल जो है वो तांबे का अयस्क नहीं है। और बात करें बाकी के विकल्पों की तो विकल्प पीतल, कांस्य और गन मेटल ये तांबे के अयस्क हैं। और इसमें पीतल जो है वो कॉपर या था पीतल जो है वो कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। कांस्य जो है इसका कॉपर और एसएन अर्थात टीन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता है। और वहीं गन मेटल की बात करें तो गन मेटल में कॉपर होता है, एसएन अर्थात टीन, और एक इसमें चीज़ और मिलाई जाती है जिसको जेडन कहते हैं, जिंक। तीन चीज़ों से मिलकर ये मेटल बनता है, गन मेटल बनता है। कांस्य कॉपर और टीन के मिलने से बनता है, वहीं पर पीतल कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, एल्यूमेल जो है वो तांबे का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को जाना जाता है? दिएगा विकल्प में विकल्प डी इसका सही आंसर होगा, हिस्टामाइन के रूप में पेट के अल्सर को ठीक करने वाली बीमारी दवाओं को जाना जाता है हिस्टामाइन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, एलिमेट एक उदाहरण है। एलिमेट क्या है? एक उदाहरण है और ये कृत्रिम मधुरक का उदाहरण है। विकल्प ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो चीनी से भी कई गुना ज़्यादा मीठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं। अगला प्रश्न है, फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है, साबुन के रूप में जाना जाता है। विकल्प ए सही है इसका आंसर। अर्बोरिकल्चर संदर्भित है, किससे संदर्भित है? दिए गए विकल्प में विकल्प सी सही है, वृक्षों व एवं झाड़ियों के संवर्धन को अर्बोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम कीटों के पालन को सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, यह प्राप्त होता है कहाँ से? सिनकोना के वृक्ष से यह प्राप्त होता है, हमने इसे पहले भी प्रश्न में बताया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिक के जनक की उपाधि दी गई है, किसे दी गई है? विकल्प सी सही है, ग्रेगर, माफ कीजिएगा, विकल्प सी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि दी गई है। यह पौधों के प्रजनन और संकरण पर उनका शोध था, जिसमें जीवित जीवों में वंशानुगत के नियमों के अध्ययन में उनकी मदद मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के शरीर में जल होता है, कितने प्रतिशत तक मानव के शरीर में जल होता है? दिएगा विकल्प में विकल्प ए सही होगा, 60 से 70% तक मानव के शरीर में जल होता है। अगर शरीर में 10% जल की कमी हो जाए तो हमें क्या हो सकता है? हमें प्यास लगने की मतलब हमें प्यास लगने को महसूस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्पेनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण हुआ था? तो निम्नलिखित में से विकल्प ए सही है, H1N1 वायरस के कारण हुआ था, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है। और ये वर्ष 1980 से 1919 में के स्पेनिश इन्फ्लुएंजा को महामारी घोषित किया गया था, जैसे कि आज अभी कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है कोविड-19 को, ठीक वैसे ही H1N1 के कारण 1918-19 के करीब में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा को भी महामारी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, आयोडीन जो है वो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भू स्थिर उपग्रह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? दिएगा विकल्प में विकल्प सी सही है, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम या सापेक्ष का नियम? इसके पहले ही प्रश्न में मैंने बताया था, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी? दिएगा विकल्प में विकल्प
डी सही होगा। 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में जो होगी ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जैसे जैसे किसी भी माध्यम में जब हम तापमान को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे ध्वनि की गति में वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पे तापमान सबसे जो ज़्यादा है यानी 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसमें क्या होगा, ध्वनि की जो गति होगी वो सबसे अधिक होगी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV-C43 ने सैटेलाइट हाईसिस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हाईसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक एक करके विकल्पों को पढ़ते हैं और उन्हें उनकी सत्यता की जांच करते हैं। दिए गए विकल्प में विकल्प ए जो है, यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी के सतह का अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है। यह विकल्प सही है। यह एक संचार उपग्रह जो पूरे भारत में, ये गलत है। यह भारतीय सेना के लिए, ये भी गलत है। यह IMD द्वारा भारत में सटीक, ये भी गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बहुलक कहा जाता है। अगला प्रश्न है। रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि 30,000 वर्षों में C14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनता है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए जो है सही है। मेथिल अल्कोहल ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप दिए गए विकल्प में विकल्प ए जो है सही है। पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? दिए गए विकल्प में विकल्प सी जो है वो सही है। ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ब्रोमीन एक द्रव्य धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। अगर इसके अलावा बात करें तो कमरे के तापमान पर पारा भी द्रव्य अवस्था में रहता है, परंतु पारा क्या है? एक धातु है, जबकि ब्रोमीन एक अधातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पदार्थ येलो केक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है होता है, ये क्या होता है? वो यूरेनियम ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती हैं। दिए गए विकल्प में विकल्प सी जो है वो सही है। क्रोमैटोफोर होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। यह किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? एल्ब्यूमिन रक्त सीरम महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है और यह किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? तो यह यकृत के द्वारा निर्मित होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? दिए गए विकल्प में लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान दिए गए विकल्प में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए प्लीहा को आरबीसी का रेड ब्लड सेल आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी चाहिए। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है। अगर बात करें हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो यह इसका एक और भी प्रमुख कार्य है जो मानव शरीर को स्थिर स्थिति में रखता है तथा इसके अलावा शरीर के तापमान, भूख, खाने के बाद पेट का भरे होने का संदेश, रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, परिसंचरण हार्मोन्स के रक्त सहित आंतरिक एवं बाहरी वातावरण के विभिन्न संकेतों पर भी इसका प्रतिक्रिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में दिए गए विकल्पों में विकल्प बी जो है वो सही है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए इसका सही जो आंसर हो जाएगा विकल्प ए है। एल्वियोली
ठीक है। ये एल्वियोली हमारे शरीर में एक ऐसा जगह है जहाँ फेफड़ा एवं रक्त श्वसन प्रणाली के दौरान ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, एल्वियोली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? शरीर का कौन सा अंग है जो एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो नासिका है, जो ये एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। अगर बात नासिका की थोड़ा सा अगर हम जनरल तरीके से देखें तो सबसे पहले तो ये हम जो डस्ट होता है उससे डायरेक्ट शरीर के अंदर जाने से रोकता है, ये एक फिल्टर का कार्य करता है नासिका, और वहीं पे कुछ कभी कभी ये गर्म हवाओं को ठंडा करने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से नासिका जो है वो एयर कंडीशनर का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों के आकार को गोल बनाती है? दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही है, पृष्ठ तनाव जो है वो वर्षा की बूंदों को गोल आकार प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर पृष्ठ तनाव को अगर और बढ़िया से समझना हो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो हम इसे समझ सकते हैं जब महिलाएं बाल धोकर जब बाहर आती हैं तो उनका जो बाल होता है वो आपस में चिपका रहता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण चिपका रहता है। और जब उसे वो तौलियों से साफ करती हैं, बाल को सुखाती हैं, या फिर हेयर ड्रायर से जब उन्हें सुखाया जाता है तो उनके उसमें से पानी सूख जाता है, यानी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो बाल आपस में चिपके नहीं रहते हैं, उस वक्त बाल हट जाते हैं, सभी अलग अलग हो जाते हैं। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही आपस में चिपके रहते हैं। जब तक उनमें पानी रहता है वो पृष्ठ तनाव के कारण चिपके रहते हैं, और जब उसे खा लिया जाता है तो पानी खत्म हो जाती है, यानी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो बाल अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का या के उदाहरण है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही है, निकल जो है वो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण है। निकल के अलावा लोहा या कोबाल्ट भी फेरोमैग्नेटिक के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडार हेतु कौन सी तकनीक है जो एकदम सटीक है? दिए गए विकल्प में विकल्प सी जो है वो सही है, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, इसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं, GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। आसान सा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर इसका उपयोग किया जाएगा क्या? AC वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। यही सही है, विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, AC वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही है, ससंजक बल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो एक समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटर गैस के घटक क्या है? वाटर गैस के घटक दिए गए विकल्प में विकल्प CO+H2 वाटर गैस के घटक है। CO अर्थात यह कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंध निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं, ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अपरूप। अपरूप एक रासायनिक तत्व होते हैं, इनमें एक दूसरे से अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। उदाहरण के लिए अगर डायमंड और ग्रेफाइट को देखा जाए तो दोनों कार्बन के ही प्रमुख अपरूप हैं, परंतु इनमें अलग अलग प्राकृतिक कठोरता, गलनांक, क्वथनांक और प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं, तो ये इस प्रकार से अपरूप के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही होगा, ऑफबाउ का सिद्धांत जो है इसी सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हेबर विधि में उपयोग किया जाता है? दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।